Back to my channel. Today in this video we will be starting with journal pathology. So this is the very first video of journal pathology जिसमें हम questions discuss करेंगे, साथ के साथ उनके explanations discuss करेंगे. And first of all, for the people who are new on my channel, I'll let you know about that. This channel is basically for those who are going to prepare for their MDS examinations, as well as for those who are pursuing their final year exams or third year exams in the BDS. So this channel basically deals all the 20 subjects which have been covered in the BDS, because all the 20 subjects are going to come in NEET MDS paper. So very important books are discussed in this channel, like mainly Dental Pulse is heavily recommended for you all who are going to prepare for this, because this book contains a lot of information which is required. Along with this, I have been doing a number of subjects, and today I have started a very new subject which is journal pathology. Journal pathology जो होता है वो basically एक medical subject है, ठीक है. Dentistry से उसका इतना लेना देना नहीं है, मतलब मेडिकल फील्ड में उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बट ये पेपर में आता है काफी ज्यादा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमें अच्छे से पढ़नी है. तो मैंने पहले से ही ऑलरेडी एक्सप्लेनेशंस का काफी ज्यादा थोड़ा शॉर्ट वो करके ऐसे बनाया हुआ है, ताकि इट विल नॉट बी टाइम टेकिंग फॉर यू टू नो अबाउट दिस. लाइक मैं आपको बता पाऊंगी इजीली, ठीक है. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो आई जस्ट फास्टली गो थ्रू द क्वेश्चंस, जिससे कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड बिफोर स्टार्टिंग आई लाइक टू से आई थैंक यू ऑल द व्यूअर्स हु हैव सपोर्टेड मी, एंड जिन्होंने सारी वीडियोस लाइक करी, शेयर करी, बिकॉज आई हैव रीच्ड more than 110 plus subscribers, and that's a good thing, because these subscribers are purely like the one who have liked the content and not any family or relative ones. So I'm really very happy about this. Thank you for supporting me. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, ऐसा कुछ भी आपको लगता है जो नई चीज आपको पता चली है, जो उसने हेल्प करा हो आपको, so please do like my video and to subscribe to my channel. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, विच इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के ऊपर क्वेश्चन है. जो नेक्रोसिस वाला चीज होता है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. काफी ज्यादा ये पूछ रहा था है कि हाँ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस क्या होता है, कौन सा, बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, लाइक 5 टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस आर देयर. सो काफी ज्यादा इस चीज पे हमें ध्यान देना है. तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हमारे पास कितनी टाइप की नेक्रोसिस हैं, ठीक है. अगर आपके पास कोई पेन या पेपर है छोटा सा, रफली अगर आप थोड़ा सा पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं तो इट विल बी बेटर, बिकॉज अगर आप पीछे से इसके एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ेंगे तो दैट विल बी अ वे लॉन्ग टाइम प्रोसीजर. सो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, बिकॉज आई हैव डन दिस, आई हैव डन माई होमवर्क. तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट डिटेल्स दे देती हूँ. नेक्रोसिस की अगर बात करें तो हमारे पास 5 टाइप की नेक्रोसिस होती है. पहली होती है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, फिर लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, फिर होती है फैट नेक्रोसिस, फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस एंड कीशियस नेक्रोसिस. आप लिख सकते हैं कोएगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनोइड, कीशियस. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ऐसे प्रॉपर काफी देर तक डिक्टेट नहीं करवा सकती. आप पॉज कर सकते हैं और लिख सकते हैं, बिकॉज वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा. ओके, सो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में कौन कौन से ऑर्गन्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं? वो होता है हमारा हार्ट होता है, किडनी होता है और स्प्लीन होता है, मेनली इन्वॉल्व होता है. कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का क्या सीन होता है कि जब किसी ऑर्गन में ब्लड फ्लो एकदम से बंद हो जाए, तो उस वजह से जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और जो टिश्यू डेथ होने शुरू होगी, दैट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. ये बहुत ही कॉमन टाइप की नेक्रोसिस होती है पांचों में से. लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में क्या होता है, पस बन जाती है ऑर्गन के अंदर. इसको हम लिक्विफैक्टिव को कोएगुलेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं, और ये मोस्टली ब्रेन में और एप्सिस कैविटी में दिखाई देती है, ठीक है. एप्सिस ऑब्वियसली पस फॉर्मेशन, और ब्रेन में भी काफी ज्यादा ये दिखती है. फैट नेक्रोसिस का क्या मतलब होता है, फैट टिश्यू इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होता है. इसमें मेनली 2 ऑर्गन्स दिखाई देते हैं, एक पैनक्रियाज और एक ब्रेस्ट. पेनक्रियाज और ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में भी फैट होता है, पेनक्रियाज में भी होता है. फिब्रिनोइड नेक्रोसिस जो होती है मेनली वो आर्टेरियोल्स में दिखाई देती है हाइपरटेंशन के कारण, प्लस
पेप्टिक अल्सर्स की फॉर्मेशन हो जाती है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में, ठीक है। और केशियस नेक्रोसिस जो होती है जिसमें कि हमें केशियस अपीयरेंस दिखाई देती है, वो हमें बेसिकली ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसमें एक सेंट्रल फोकाई हमें दिखाई देता है बीच में, ट्यूबरकुलस इन्फेक्शंस में हमें दिखाई देता है। तो ये बात हो गई कि मोटा मोटा कि कितनी टाइप की नेक्रोसिस होती है हमारे पास, कहाँ कहाँ हमें दिखाई देती हैं, उनकी फर्दर डिटेल्स हम फर्दर क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे था जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के ऊपर था, तो उसमें उन्होंने पूछा हुआ था इसका आंसर, तो इसका आंसर है बी, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोक्सिक डेथ। ऑप्शंस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं, फोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो लिक्विफैक्टिव में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोक्सिक डेथ, हाइपोक्सिया की वजह से डेथ होती है, दैट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर एंड नन, सो इसका ऑप्शन बी इसका आंसर है, हाइपोक्सिया की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशंस और कैल्सिफिकेशन सीन इन। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशंस का क्या सीन होता है? देखो हमारे पास काफी दो टाइप की कैल्सिफिकेशंस है, डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टैटिक। डिस्ट्रॉफिक में क्या होता है कि ये ऑलरेडी जो डेड टिश्यू हो जाता है उसके अंदर जो कैल्शियम चेंजेस आती हैं वो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है। इसमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वगैरह सब नॉर्मल रहता है, ठीक है। और ये कहाँ पे दिखाई देती है? जहाँ पे कोई नेक्रोस हो जाए या फिर कोई इंफेक्शंस की वजह से प्रॉब्लम हो या फिर थ्रोम्बाइज बन जाती हैं, हीमोटोमा बन जाती हैं, वहां पे ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन दिखाई देते हैं। तो उसके की पॉइंट्स क्या है कि डेड टिश्यू में दिखाई देती है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में कैल्शियम लेवल्स नॉर्मल रहते हैं, और इनफैक्ट्स में थ्रोम्बाइज, नेक्रोसिस, हेमाटोमास में दिखती है। तो यहाँ पे इसने पूछा हुआ है कि ये कहाँ दिखती है, तो आंसर इसका आएगा डेड टिश्यूज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड का ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन हम चलते जाएंगे उसकी क्वेश्चन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है मैं आपको बताती जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटिक गैंग्री के बारे में। तो यहाँ पे गैंग्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गैंग्री तीन टाइप की होती है, ड्राई गैंग्री, वेट गैंग्री और गैस गैंग्री, ठीक है। जो ड्राई गैंग्रीन होती है वो मेनली एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है और लिम्स में दिखाई देती है, वो भी डिस्टल पार्ट में, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से और लिम्स में दिखाई देती है। जो वेट गैंग्रीन होती है वो वीनस ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से होती है, वीनस फ्लो आउटफ्लो की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। और ये हमें कहाँ कहाँ दिखता है आप नोट कर सकते हैं। बाउल में दिखाई देता है, सर्विक्स में दिखाई देता है, माउथ में दिखाई देता है, लंग में दिखाई देता है, अल्वा में दिखाई देता है। डायबिटिक फुट इसका एग्जाम्पल है और बेड सोर्स भी इसका एग्जाम्पल है, दैट इज वेट गैंग्रीन। अगर हम आगे बात करें थर्ड टाइप के बारे में जो गैस गैंग्रीन होती है, वो क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये वुंड्स में, कंटामिनेटेड वुंड्स जो होते हैं उसमें दिखाई देता है गैस गैंग्रीन, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है कि डायबिटिक गैंग्रीन जो है वो कॉज बाय किसकी वजह से होता है, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, ठीक है। डायबिटिक गैंग्रीन इसने पूछा है, तो डायबिटिक गैंग्रीन ना तो वैसोस्पैज्म की वजह से ना ही पेरिफेरल न्यूराइटिस की वजह से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है कि लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस इज कॉमनली सीन है। लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रेन में दिखाई जाता है और एब्सेस कैविटी में देखा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस ब्रेन में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेन यूज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एमाइलॉइड। अमाइलॉइड जो है उसका अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है तो आपको उसके स्पेसिफिक स्ट्रेन होता है जिसका नाम होता है कॉन्गो रेड। कॉन्गो रेड अगर आप यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, ऑरेंज कलर की अपीयरेंस आती है। फिर जब उसमें से पोलराइज लाइट पास करी जाती है तो एप्पल ग्रीन कलर का हमें बाइफ्रिंजेंट दिखाई देता है। सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 5 जो है उसका आंसर है कॉन्गो रेड। क्वेश्चन नंबर 6, फिजियोलॉजिकल प्रोग्राम डेथ क्या होती है। ये बेसिकली जो डेफिनेशन होती है एपोप्टोसिस की, उसमें ये टर्म यूज करते हैं फिजियोलॉजिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ, तो इसलिए इसका आंसर है ए, एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं, ठीक है। एपोप्टोसिस क्या होता है मैं डेफिनेशन बता देती हूँ, कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसकी सिग्निफिकेंस फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकली भी देखी जाती है। तो इसमें काफी सारे स्टेप्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि फर्दर क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा आपको। एपोप्टोसिस के काफी सारे स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, इसमें एक प्रोसेस होती है पूरी की पूरी, जिसमें पहले स्टेप में हम एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसेस, आप लिख सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसेस करते हैं। कैस्पेसेस क्या होता है, ये कुछ प्रोटीन स्प्लिटिंग आइटम्स होती हैं जो ईटोजेनिक फैक्टर की वजह से एक्टिवेट हो जाती हैं। प्रोटीन स्प्लिटिंग होते हैं ये कैस्पेसेस।
इसके बाद क्या होता है कि जब कैस्पेज एक्टिवेट हो जाता है तो वो डेथ रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। अब डेथ रिसेप्टर क्या चीज होती है? जो CD95 होता है, फास्ट रिसेप्टर्स, ये डेथ रिसेप्टर्स होते हैं और ये साइटोलॉजिकल सेल्स CD8 टी सेल्स के ऊपर होते हैं। और जैसे ये एक्टिवेट हो जाते हैं कैस्पेजेस की वजह से, ये फर्दर क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक ग्रोथ कंट्रोलिंग एंजाइम्स होते हैं जैसे कि BCL2, P55, 53, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। और इन ग्रोथ कंट्रोलिंग एंजाइम्स के एक्टिवेशन की वजह से ये बाइंड कर जाते हैं BAX और BAD प्रोटीन। जब इन दोनों प्रोटीन से बाइंड करते हैं तो एपोप्टोसिस हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको वियर्ड लगेगा बिकॉज एकदम से नंबर ऑफ टर्म्स आपके लिए हैं, बट इफ यू फर्दर गो एंड डू द क्वेश्चंस आपको चीजें समझ में आएंगी तो आपको बेटर पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमाइलोइडोसिस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद। एमाइलोइडोसिस के साथ क्या चीज एसोसिएट होती है? तो इसका आंसर है मल्टीपल मायलोमा। ठीक है, मल्टीपल मायलोमा। एपोप्टोसिस क्या होता है? सॉरी, एमाइलोइडोसिस है। एमाइलोइडोसिस इज एसोसिएटेड विद मल्टीपल मायलोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होती है। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जो होती है वो नॉर्मल टिश्यूज में देखी जाती है, नॉर्मल टिश्यूज में देखी जाती है, प्लस इसमें कैल्शियम का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। कहाँ कहाँ देखी जाती है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में देखी जाती है, हाइपर विटामिनोसिस में देखी जाती है, मिल्क एल्कली बोनी लीजन्स में देखी जाती है, माइलोमा में देखी जाती है और मेटास्टैटिक कार्सिनोमा में देखी जाती है। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशंस आर सीन इन, तो ये कहाँ पे दिखते हैं? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में नहीं दिखते। ठीक है, विटामिन डेफिशिएंसी में भी नहीं दिखते, ये हाइपरकैलीमिया में दिखते हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम लेवल जो होता है सीरम का वो बढ़ जाता है। तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का करेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है हाइपरकैलीमिया। ऑप्शन नंबर सी 8 क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम रट रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जो जर्नल पैथोलॉजी होती है उसको करने का यही तरीका होता है। आप उसकी सारी चीजें नहीं पढ़ सकते बिकॉज इट्स वेरी वास्ट थिंग। आप खुद देख सकते हो जर्नल पैथोलॉजी, लाइक जर्नल पूरे बॉडी का, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको कुछ स्पेसिफिक चीजों को पढ़ना होता है जिसमें से आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें पता चले। जैसे कि एपोप्टोसिस अगर आप जाएं तो अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। एपोप्टोसिस मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन अगर आपको और अच्छा सा पढ़ना है तो आप अपनी बुक खोलिए, उसमें से इसको पढ़िए। एपोप्टोसिस हो गया, माइलोइडोसिस हो गया, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जैसे गैंग्रीन हो गया, तो ये बहुत ही अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, तो ऐसे मत सोचिएगा कि ये थोड़ा सा रट्टे मारने वाला सीन है। जर्नल पैथोलॉजी में होता है ऐसा, सबको प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा हमें क्वेश्चंस के साथ जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि नहीं तो जर्नल पैथोलॉजी इज वे मोर वास्ट सब्जेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? आपको इसमें करेक्टली मैच्ड ऑप्शन बताना है। कोएगुलेशन नेक्रोसिस ट्यूबरक्लोसिस में देखी जाती है, इज इट ट्रू और नॉट? नहीं, ट्यूबरक्लोसिस में केशियस नेक्रोसिस देखी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 केशियस नेक्रोसिस येलो फीवर होता है, येलो फीवर में सेशन देखी जाती है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। फैट नेक्रोसिस पेनक्रियाज में देखी जाती है, यस इट इज राइट। गम्मा इन्फेक्शन में देखा जाता है, नो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको पहले भी बताया, फैट नेक्रोसिस पेनक्रियाज में और ब्रेस्ट्स में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेलुलर स्वेलिंग एंड फैटी चेंजेस आर एन एग्जांपल ऑफ। जब सेल स्वेल्ड अप हो जाए और फैटी चेंजेस अगर आपको दिखने लग जाएं तो ये रिवर्सिबल इंजरी का साइन होता है। ठीक है, चीजें रिवर्स में जा सकती हैं, सो इट इज अ साइन ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, हाइपोक्सिक डेथ लीड्स टू, वही चीज हाइपोक्सिया की वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इज वेरी कॉमन among all the 5 types of necrosis and it's due to decreased of blood flow, that is hypoxia. Question number 12, pycnosis is characterized by। pycnosis में क्या होता है? सेल न्यूक्लियर श्रिंकेज हो जाती है, न्यूक्लियस जो होता है उसका साइज कम हो जाता है, उसकी वजह से पिक्नोसिस कंडीशन। उसमें मेनली अगर आप देखोगे तो नॉर्मल सेल्स के मुकाबले जो दूसरे सेल्स हैं वो काफी श्रिंक लगेंगे, छोटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी 12। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको करेक्ट ऑप्शन बतानी है। पिक्नोसिस में श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, इट इज करेक्ट। कार्डियोलाइसिस में डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एक नई टर्म है।
कैरियोलाइसिस जिसमें कि डिसोल्यूशन हो जाता है न्यूक्लियस का, और कैरियोरेक्सिस फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये डिफरेंट टाइप्स की टर्म्स हैं जो न्यूक्लियस के लिए यूज करी जाती हैं। अगर न्यूक्लियस श्रिंक हो जाए तो हम पिक्नोसिस वर्ड यूज करते हैं, अगर न्यूक्लियस डिसॉल्व हो जाता है तो हम कैरियोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूट जाना, डिसॉल्व हो जाना, और कैरियोरेक्सिस फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए सारी टर्म्स ठीक हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14। गैंग्रीन इज द डेथ ऑफ पार्ट अकम्पेन्ड बाय, गैंग्रीन इज द डेथ ऑफ पार्ट अकम्पेन्ड बाय पुट्रीफैक्शन। पुट्रीफैक्शन का क्या मतलब होता है? जिसमें पुट्रीफैक्शन हो जाती है उसमें गैंग्रीन, गैंग्रीन होती है। गैंग्रीन इज द डेथ ऑफ पार्ट अकम्पेन्ड बाय, जिस पार्ट में पुट्रीफिकेशन हो जाती है उसमें गैंग्रीन हो जाती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक टर्म है पुट्रीफिकेशन जो गैंग्रीन के लिए ही यूज की जाती है। जहां पे भी आपको पुट्रीफिकेशन दिखाई दे, यू कैन गो विद दिस वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हार्मोनल डिपेंड शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इज एन एग्जांपल ऑफ, हार्मोनल डिपेंड शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, इसका आंसर है एपोप्टोसिस। हार्मोन्स के डिपेंड में जब शेडिंग हो जाती है एंडोमेट्रियम की, मतलब हार्मोन डिपेंड मतलब हार्मोन्स आए उसकी वजह से डेथ हुई, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ हुई है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एग्जांपल ऑफ एपोप्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताती हूँ। मेलोरी डिजनरेशन सीन इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज इज अ फॉर्म ऑफ, सबसे पहली बात, जो लोग अल्कोहलिक होते हैं उनके लिवर में एक काइंड ऑफ चेंजेस आ जाती हैं, हाइलीन चेंजेस आती हैं, उसमें से एक चेंज का नाम है मेलोरी डिजनरेशन। तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज में देखा जाता है किस टाइप की डिजनरेशन होती है, किस फॉर्म की डिजनरेशन होती है, इसका आंसर है हाईली डिजनरेशन। आपको स्पेसिफिकली हाईली डिजनरेशन की फॉर्म्स पता होनी चाहिए। एक इसमें मेलोरी डिजनरेशन होती है, एक इसमें ज़ेंकर डिजनरेशन होती है जो कि टाइफाइड फीवर में देखी जाती है, और एक रसल बॉडी डिजनरेशन होती है। ठीक है, 3 टाइप्स की इसमें डिजनरेशन होती है, रसल बॉडी डिजनरेशन, ज़ेंकर डिजनरेशन और मेलोरी डिजनरेशन। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इसका निमोनिक आप बना सकते हो कि हाइलीन डिजनरेशन में क्या क्या दिखता है। जेन रस खा रहा था मॉल रोड पे, आप इस टाइप का एक निमोनिक बना सकते हो कि जेन कोई बंदा था जो रस खा रहा था चाय के साथ माल रोड पे बैठा हुआ। तो दिस 3 टाइप ऑफ वर्ड्स, जेन, रस एंड माल, दैट कैन बी योर इंट्रासेलुलर हाइलीन डिजनरेशंस। ठीक है, तो ये निमोनिक हेल्प करेगा आपको याद करने में। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 17। पहली बात, हाइलीन डिजनरेशन के बाद में जरूर पढ़िएगा बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। प्राइमरी एमाइलोइडोसिस अकर्स इन, प्राइमरी एमाइलोइडोसिस कहाँ कहाँ होता है? ठीक है, अब एमाइलोइडोसिस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी वाला होता है वो बहुत ही कॉमन होता है और ये प्लाज्मा सेल डिस्कैरियोसिस में देखा जाता है, ये माइलोमा में देखा जाता है, और इसमें डिपोजिशन हो जाती है EL माइलॉइड की, मतलब लाइट चेंज की डिपोजिशन हो जाती है, और ये हार्ट, स्किन और स्केलेटल सिस्टम में होता है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे पूछा है प्राइमरी एमाइलोइडोसिस अकर्स इन, इसका ऑप्शन है मल्टीपल माइलोमा में देखा जाता है। सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सेकेंडरी जो फॉर्म होती है वो एक कॉम्प्लिकेशन होती है क्रॉनिक डिजीज की, ऐसी क्रॉनिक डिजीज की जो इन्फेक्शनस भी हो सकती है, नॉन इन्फेक्शनस भी हो सकती है और इन्फ्लेमेटरी होती है। तो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि टीबी या फिर ऑस्टियोमाइलिटिस या फिर लेप्रोसी और या फिर ऑटोइम्यून सिस्टम डिजीज। और ये हार्ट, लिवर, स्प्लीन और एड्रीनल्स में दिखी जाती है, हार्ट, लिवर, स्प्लीन और एड्रीनल्स में। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 18। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी एमाइलोइडोसिस, वही चीज है। Primary amyloidosis is common in heart, skin and skeletal system. In 70% of the cases doesn't have any associated disease. In 50% of the cases have some form of plasma cell dyskaryosis such as multiple myeloma. जो सारी चीजें मैंने आपको अभी भी बताई हैं वो सारी चीजें ऑप्शंस में लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, सारी चीजें इसमें ठीक है। ठीक है, डी ऑप्शन पता होना चाहिए आपको यहाँ पे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है अल्कालोइडोसिस मोस्ट कॉमनली सीन इन।
ठीक है, अमाइलोइडोसिस मोस्ट कॉमनली सीन कहाँ पे मोस्ट कॉमनली होता है, जैसे सेकेंडरी फॉर्म और प्राइमरी फॉर्म दोनों में ही हार्ट बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, हार्ट बहुत ज्यादा कॉमन है दोनों ही फॉर्म्स में। बाकी किडनी में सबसे ज्यादा कॉमनली देखा जाता है अमाइलोइडोसिस। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो किडनी होती है वो बहुत ही सीरियस और बहुत ही कॉमनेस्ट अफेक्टेड साइट होती है अमाइलोइडोसिस की। और इसमें क्या होता है कि एनलार्ज हो जाता है साइज, और कट अगर हम करें उसको तो हमें वैक्सी पेल और ट्रांसलूसेंसी दिखाई देगी, पेल वैक्सी सी। तो एमाइलोइडोसिस अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा कॉमन किस ऑर्गन में होता है, और आपको लगेगा हार्ट, नहीं, सबसे ज्यादा कॉमन ये किडनी में होता है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए आकर इन विच फेज, अब आपको ये बताना है कि डीएनए कौन से फेज में बनता है। सबसे पहले बात आपको सेल साइकिल पता होनी चाहिए। सेल साइकिल दो सेल डिविजन के बीच का पार्ट होता है, इसमें 4 फेजेस होती हैं, G1, S, G2 और M। अब इसने पूछा है कि डीएनए कौन से फेज में सिंथेसाइज होता है, तो जो डीएनए है सिंथेसाइज के लिए आपको बताना है डीएनए, वो बनता है हमारा एस फेज में। सबसे पहले M1 फेज में क्या होता है, mRNA रिक्वायर्ड फॉर डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो बनता है। फिर एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। फिर G2 फेज में mRNA सिंथेसिस होता है माइटोसिस के लिए, और M फेज में 2 डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आपको सिंथेसिस ऑफ डीएनए बताना है तो एस फेज में डीएनए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोप्टोसिस के बारे में। एपोप्टोसिस इज, क्या होती है एपोप्टोसिस? सिंगल सेल नेक्रोसिस होती है। इट इज अ सिंगल सेल नेक्रोसिस। ठीक है, ये आपको चीज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है, सेशन नेक्रोसिस इज सजेस्टिव ऑफ, गैसियस नेक्रोसिस इज सजेस्टिव ऑफ, किस चीज की सजेस्टिव होती है? ट्यूबरक्लोसिस में सबसे ज्यादा देखी जाती है गैसियस नेक्रोसिस, तो इट इज मे बी सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट इज सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा इज कॉल्ड एज, अगर सीवियर है और जनरलाइज्ड एडिमा है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एनासार्का। एनासार्का इज जनरलाइज्ड सीवियर एडिमा। आपको एक टर्म पता होनी चाहिए एनासार्का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एपोप्टोसिस इज सजेस्टिव ऑफ, एपोप्टोसिस किस चीज की सजेस्टिव होती है? इट इज सजेस्टिव ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। अगर कहीं पे एपोप्टोसिस हो रही है, सेल डेथ हो रही है, तो वो सजेस्टिव है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की, कि वहां पे ब्लड फ्लो नहीं आ रहा होगा, ऑक्सीजन नहीं आ रही होगी, इसकी वजह से एपोप्टोसिस होती है। ठीक है, जब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस आती है तो उसके बाद एपोप्टोसिस का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा है हाइड्रोलिटिक डीजनरेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हाइड्रोलिटिक जो डीजनरेशन होती है उसमें क्या होता है, कौन सी चीज होती है? उसमें लिक्विफैक्शन होती है। जो हाइड्रोलिटिक, जैसे कि वर्ड लिख रहा है हाइड्रो, तो हाइड्रोलाइटिक जो डीजनरेशन होगी वहां पे लिक्विफैक्शन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस इज सीन इन मोस्ट कॉमनली, सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस सबसे ज्यादा कॉमनली किस में देखी जाती है? आपको यहाँ पे डिजीज बतानी है। क्रॉनिक डिजीज है, मैंने आपको पहले भी बताया, टीबी, ऑस्टियोमाइलिटिस, लेप्रोसी, ऑटोइम्यून डिजीज, तो टीबी में देखी जाती है। सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस सबसे ज्यादा टीबी और ट्यूबरक्लोसिस में देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रिगर्ड इफेक्ट ऑफ हार्ट इज सीन इन, अब ट्रिगर्ड इफेक्ट ऑफ हार्ट का क्या सीन है? इसमें क्या होता है, देखो ट्रिगर्ड इफेक्ट ऑफ हार्ट में क्या होता है कि जो फैटी चेंजेस होती है ना हार्ट में, अब हमारे हार्ट के अंदर ना 2 लिपिड की लेयर होती हैं और 2 पैटर्न में होती हैं। ठीक है, सॉरी 2 लेयर नहीं होती, 2 पैटर्न में लेयर होती है। एक पैटर्न में क्या होता है कि जब उसमें काफी देर तक हाइपोक्सिया रहता है, ब्लड फ्लो नहीं आता, तो उसकी वजह से जो वो लिपिड लेयर होती है उसके अंदर जब हाइपोक्सिया की वजह से ब्लड नहीं आ रहा होता तो उसमें फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो वो येलो कलर की हो जाती है। ठीक है, येलो ग्लोई कलर की हो जाती है। और दूसरी लेयर जो होती है जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता हाइपोक्सिया का, वो डार्क ब्राउन कलर की रहती है। तो दैट अनइन्वॉल्व्ड लेयर गिव राइज टू ट्रिगर्ड इफेक्ट इन द हार्ट। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर का ए है आंसर, दैट इज फैटी चेंज। फैटी चेंजेस की वजह से हार्ट के अंदर ट्रिगर्ड इफेक्ट आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 अब आपको पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट पेन, कलर चेंज, एडिमा एंड हाइपरेस्थीसिया इज सीन इन, इसका आंसर है प्री गैंग्रीन। प्री गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन के पहले कुछ चेंजेस होती हैं, अगर रेस्ट पे पेन हो जाए या फिर कलर चेंजेस हो जाए रेस्ट पे या फिर एक्सरसाइज करने पे, एडिमा अगर हो,
हाइपर एस्थीसिया अगर हो, स्किन अल्सरेशन अगर हो, तो ये सारी चीजें अगर आती हैं तो वो एक प्री गैंग्रीनस चेंजेस होती हैं, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की इंडिकेशन होती हैं। ठीक है, अगर आप ये फाइंड आउट कर पाते हो, देख पाते हो, तो यू कैन टेल बडी कि हाँ रेस्ट करते वक्त पेन है, या कलर चेंजेस अगर आ रही हैं बॉडी में, या फिर कोई एडिमा है, हाइपरस्थीसिया, स्किन अल्सरेशन है, तो इट कैन बी ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो, की हो सकता है उस ऑर्गन में ब्लड कम आ रहा हो, तो गैंग्रीन बनने के चांसेस हो जाएंगे अगर कंडीशन चलती रहेगी, अगर ब्लड कम आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस इज लाइकली टू लीड टू। अब हमने बात पढ़ा था, हमने भी पढ़ा था एपोप्टोसिस की प्रोसेस। तो एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस की वजह से क्या होता है, एपोप्टोटिक सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने भी सारी प्रोसेसेस पढ़ी थी ना, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस, फिर एक्टिवेशन ऑफ डेथ रिसेप्टर्स CD95, फिर एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ सुपरेशन वाले जीन्स होते हैं उनका, ठीक है, ग्रोथ प्रोमोटिंग वाला, तो वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे बात करें डोमिनेंट हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से क्या चीज डोमिनेंट फीचर होता है? इन्फेक्शन की वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से एपोप्टोसिस हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, फिर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से एपोप्टोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। हमने आपको बताया था डिस्ट्रोफिक के बारे में, तो डिस्ट्रोफिक में कोई भी कैल्शियम लेवल चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटीन फाउंड इन एमाइलॉइड डिपॉजिट्स इन सेनाइल सिस्टमिक एमाइलोइडोसिस। सेनाइल सिस्टमिक एमाइलोइडोसिस में प्रोटीन फाउंड इन एमाइलॉइड डिपॉजिट्स, कौन सा प्रोटीन दिखाई देता है सेनाइल वाले टाइप में? एंड इसका आंसर इज ट्रांसथायरीन। आपको याद रखना है, ये 3 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। एक होती है एल प्रोटीन, जिसको हम अमाइलॉइड लाइट चेन प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबिन्स की वजह से बनती हैं, और ये मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स की वजह से आती हैं, और ये डिपॉजिट हो जाती हैं प्लाज्मा सेल ट्यूमर्स में। ठीक है, फिर दूसरी प्रोटीन्स होती है अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीनलिसिस से ड्राइव्ड होती हैं, और ये हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाले डिजीजेस में दिखाई देती हैं, सेकेंडरी अमाइलॉइड डिजीज में। और फिर होती है बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन्स, जो कि कोरो सेरिब्रल प्लाग में दिखाई देती हैं हमें, जैसे कि एल्जाइमर्स डिजीज में। तो यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है ट्रांसथायरीन के बारे में, तो यहाँ पे ये प्रोटीन्स होती हैं अमाइलॉइड डिपॉजिट सेनाइल सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस में, ट्रांसथायरीन प्रोटीन हमारी दिखाई देती है। Question number 33, which of the following is associated with defective apoptosis and increased cell survival? अब क्या होता है, एपोप्टोसिस अगर तरीके से ना हो तो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी बहुत कम रह जाती है। अगर वो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, कम मतलब कि सेल्स मर नहीं रहे हैं, सेल का सर्वाइवल रेट बढ़ रहा है, तो ऐसी कौन सी डिजीज है तो जिसमें सेल का सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है? वो होती हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, जिसमें कि सेल्स पड़े रहते हैं, उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, केमिकल नेचर ऑफ अमाइलॉइड डिपॉजिट इन इम्यूनोसाइट डिस्कैरेसिस विद अमाइलोइडोसिस। कौन सा नेचर है अमाइलॉइड डिपॉजिट का जो इम्यूनोसाइट डिस्कैरेसिस में दिखाई देता है? और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन लाइट चेन्स। इम्यूनोग्लोबिन लाइट चेन्स जो होती हैं, EL अमाइलॉइड जो होती है, वो सबसे ज्यादा हमें इम्यूनोसाइट डिस्कैरियोसिस में दिखाई देता है, क्योंकि ऑब्वियसली इम्यूनोसाइट डिस्कैरियोसिस है तो ऑब्वियसली इम्यूनोग्लोबिन लाइट चेन्स डिपॉजिट है। क्वेश्चन नंबर 35, इंक्रीज नंबर ऑफ ऑटोफेगिक वैल्यूज। सबसे पहले आपको ऑटोफेगी बताना चाहिए क्या होता है। ऑटोफेगी एक ऐसी टर्म होती है जिसमें कि जो सेल होता है उसको विटामिन की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो बाहर से नहीं लेना चाहता, तो अपने ही कंपोनेंट्स को खाना शुरू कर देता है ताकि उसकी जो बाहर की डिमांड है विटामिन के लिए वो नहीं रहे। तो ये जो टर्म होती है उसके लिए हम यूज करते हैं ऑटोफेगी। तो इंक्रीज नंबर ऑफ ऑटोफेगिक वैक्यूल्स जो होते हैं वो किस में दिखाई देते हैं? जब हेट्रोफी हो जाती है, हेट्रोफी मतलब जो सेल्स का साइज कम हो जाता है, उनका नंबर भी कम हो जाता है, तो वो हेट्रोफी के साथ साथ ऑटोफेगी भी हो जाती है, उसके अकम्पेंड करती है। एट्रोफीज आर कैम्पेन्ड बाय ऑटोगैफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ऑल ऑफ द फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस एक्सेप्ट
ऑप्शन नंबर सी जो है डिस्ट्रप्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एपोप्टोसिस में सारी चीजें होती हैं। एपोप्टोसिस में एब्सेंस ऑफ एडजेसेंट इन्फ्लेमेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई भी होता है, श्रिंकेज ऑफ सेल साइज भी होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एपोप्टोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। ठीक है, तो डिस्ट्रप्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका गलत ऑप्शन है। तो आंसर इसका है डिस्ट्रप्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्टर्ब नहीं होती, बाकी सारी चीजें हो जाती हैं। न्यूक्लियस भी फ्रेगमेंट हो जाता है, एडजेसेंट एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन भी होती है, और श्रिंकेज ऑफ सेल साइज भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जनरल पैथोलॉजी में, सेल इन हेल्थ एंड डिजीज में। अगर आपको काफी चीजें समझ में नहीं आई हैं तो आप गूगल कर सकते हैं उनको, या फिर अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा जनरल पैथोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है, हम उसको क्लियरली हर चीज को सेपरेटली डिस्कस नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट चीजों को ही डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, सो डू लाइक, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।